हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन। आज हम करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 4 विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का देन डू वॉच इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या अगर आपने पिछले कोई भी चैप्टर से आपने मिस कर दिया, नहीं देख पाया कोई भी रीजन की वजह से, या फिर आपको रिवीजन चाहिए, सो प्लीज डू वॉच इट। सब आपको उन सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गो ना एंड रिवाइज देम। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 विच इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप पूरे इस चैप्टर में देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ये हम जानने वाले हैं। सो कुछ और भी हम साइड टॉपिक्स देखेंगे। सो पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन एटम। सो जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरे साथ लिखते रहे। सो या टॉपिक है हमारा सब टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। आप चाहें तो जब मैं लिख रहा हूँ तो वीडियो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए और हम एक साथ करते हैं। चलिए, सो इसका डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन इसका क्या है, पहले हम बुक से देखते हैं फिर इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स और शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एक सेल है, ठीक है, एक सेल है आपके पास, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये सब भरे हुए हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को हम प्लस वाले से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को ऐसे रहने देते हैं। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है सो प्लीज आप पहला पार्ट देखें, क्योंकि ये जो सेकंड यूनिट है बहुत ही ज्यादा तरीके से यूनिट 1 पे डिपेंड करता है, इसलिए प्लीज उसको आप मास्टर कर लीजिए एक बार। सुना, ये हमने पिछले में भी देखा था कि मैंने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने एग्जांपल दिया था, तो ऐसे ही था कि वो जो ये एक मिनट पहले ज्यादा ऊपर बना दिया तो दिक्कत होगा। फिर देखिए, एक मैं चले न्यूक्लियस ब्लू पेन से बनाता हूँ, ब्लू मार्कर से। तो ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना दिए। चलिए अब देखेंगे, हमारे जो प्लस साइंस है वो प्रोटॉन्स है, जो नेगेटिव साइंस है, जिनमें कोई साइंस नहीं हो गया, न्यूट्रॉन्स है, वो है न्यूट्रल, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ शेल्स बना दी। शेल्स का ऑर्बिट्स हमने देखा होगा, सोलार सिस्टम रहता है, सन यहाँ पे रहता है, बाकी के प्लैनेट्स रहते हैं, जो मर्क्यूरी वीनस अर्थ ऐसे रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये सब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस सेम वैसा ही है। तो ये जो रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और जिस फेज में, जिस लाइन में, वो एक पर्टिकुलर लाइन में वो रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो बस वही ऑर्बिट हमारा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। ये पहला लाइन, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये मैंने चलिए एक एटम बनाया जिसके पास सिर्फ 5 शेल थे, ठीक है। अब नाउ एवरी एटम हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। सो पहला मैंने, अगर पिछली वीडियो अगेन प्रीवियस वीडियो देखे नहीं देखे, सो एक बार फिर से यहाँ पे कोई रिकैप करवाता हूँ। पहला, जो सबसे पहला शेल है वो क्या होता है अपना, क्या होता है, बाउंड शेल, यानी सबसे जो क्या बोलते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग शेल रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्ट करती है, वो होता है फर्स्ट शेल में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बाउंड शेल। और या फिर जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन इस शेल को हम बोलेंगे बाउंड शेल। एकदम ये सबसे लास्ट शेल को क्या बोलेंगे अपन, बैलेंस शेल।
डिफरेंस देखिए, इन शेल में ना एकदम नेग्लिजिबल न्यूक्लियर फोर्स जो रहती है वो अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जो ऐसा क्यों होता है, देखिए पहले जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें सॉरी जो सेल होता है ना उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो सेल होता है वो माइक्रोमीटर यूनिट का होता है, आपको माइक्रोस्कोप में उन्हें देख नहीं सकते हैं। वही अगर सोचिए ये न्यूक्लियस होता है, अगर आप उसको एक नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड में बॉल जो नॉर्मल क्रिकेट बॉल होती है उसको बीच में रखें तो वो वैसा डिफरेंस होता है सेल और न्यूक्लियस के बीच। सोच सकते हैं आप कितने कितना बड़ा वो सेल होगा, उसके अंदर टू सा एकदम माइन्यूट सा न्यूक्लियस होगा। तो इसी कारण से जो एकदम वैलेंस शेल होती है, बहुत सारे शेल्स होते हैं ना उनमें क्या है, सब एटम आप देखें जिनमें वैलेंस शेल हो उसमें एकदम लीस्ट न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। वही बाउंड शेल जो होते हैं उनमें जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या एकदम टाइटली वो एक दूसरे जुड़े रहते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस वर द बेसिक डिफरेंसेस। अब ये देखते हैं, अब इसमें ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या है, कितने रिवॉल्व करें। एक काम करते हैं, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ और फिर से हम देखते हैं इसको। देखिए अभी मुझसे ड्रॉ करिएगा, क्योंकि अभी मैं ये जो फाइनल जो डायग्राम बनाने वाला हूँ ना ये हमें आगे के चैप्टर में पूरा काम आने वाला है। ठीक है, हम इसी डायग्राम को लेकर चलने वाले हैं, उसको मैं लेबल कर दूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तुरंत देखें और समझ जाए क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बीचों बीच में बनाऊंगा एक अच्छा सा प्यारा सा न्यूक्लियस। यहाँ बड़े बड़े आकार के मैं बना देता हूँ पार्टिकल्स। प्लस वाले हो गए प्रोटॉन्स, जिसमें कोई साइन नहीं हो गए क्या, न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही। अब हम अगला देखते हैं। अब हम मैं यहाँ पे बनाया था बारी बारी से करके शेल्स बना देता हूँ। आराम से बनाइए क्योंकि अभी हमें वही काम में आने वाला है, शेल्स। चौथा, पांचवा, बस ये 5 शेल्स। ठीक है, 5 मैंने बना दिए। अब पहला लेबलिंग क्या करना है, ये जो प्लस वाले क्या होगा अपने प्रोटॉन्स, क्या होगा प्रोटॉन्स। ठीक है, याद रखना है प्रोटॉन बहुत ही मेन है। ये जिनमें कोई साइन नहीं हो क्या होगा अपने न्यूट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस ये सबसे पहले शेल में घूमते हैं, तो ये शेल का क्या नाम है, बाउंड शेल। बाउंड शेल। ठीक है, सबसे लास्ट शेल का क्या नाम है, वैलेंस शेल। ठीक है, अब हम इसका आगे देखते हैं। Distribution of electrons revolving around the nucleus of an atom in different orbits is called electronic configuration. Number of electrons, यहाँ पे 1 2 कितने भी मैं डाल दूंगा इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons revolving around the nucleus in different orbits। यानी यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन। लेकिन ये गलत है, जो मैं डॉट डाल रहा हूँ कि नहीं इतने डॉट कर सकते हैं, ये गलत है। ये भी हम देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, एक मिनट ठीक कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, सुना ये जो ये जो चीज है इसको किसने प्रपोज किया, तो कौन था, नील्स बोर एंड क्या नाम है भाई, जॉन बैगनर ब्यूरी। बस आपको ये याद रखना, नील्स एंड बोर ने नील्स एंड ब्यूरी ने इसको प्रपोज किया था। प्रपोज्ड बाय Niels and Bury। Sorry about the writing, but कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को सुने, उसको दिमाग में बिठा लें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be present in any shell of an atom is given by the formula 2n square। What is the formula, 2n square, where n is the number of shell as counted from the nucleus. Thus, according to the scheme, the distribution of the electrons in the different shells is shown in the okay। हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर,
इससे हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हर एक शेल में वो पता चलेगा। कैसे? पहले जो एन का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, एन का मतलब क्या है, कौन सा शेल हम देखें तो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा नंबर का वो एन डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कोई भी नंबर है फर्स्ट शेल, तो मैंने यहाँ पे 2 × 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। सेकंड ले लो, तो अगर मान लीजिए ये है सेकंड, ठीक है, तो मैं कैसे लूंगा 2 × 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो अब हम देखने वाले हैं सब, इसको इरेज कर देता हूँ। ये बात डायग्राम देख लीजिए। चलिए मैं जो फॉर्मूला आप लोग को मैं यहाँ प्रॉपर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख पाएंगे फिर कि मैं क्या बोल रहा था आपको। तो वैसे 2n स्क्वायर, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब हम बस ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये बॉक्स बना के, ठीक है। अब हम देखते हैं द outermost shell, also called the valence shell, मैंने बताया था valence shell cannot have more than 8 electrons and the shell next to it cannot have more than 18 electrons. valence shell सबसे पहले, valence shell सुनते क्या मन में आना चाहिए, सबसे लास्ट शेल, ठीक है। बाउंड शेल सुनते ही सबसे पहला शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबसे लास्ट शेल के, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबसे पहले शेल के, ठीक है। बस ये याद रहना चाहिए, ओके। ये माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्लिक, तभी आपके सब आपको फिर ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो वैलेंस शेल है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। कितने? 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मेरे से बनाते चाहिए, पहले एक लेबलिंग कर देते। चलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सॉरी यार कुछ ज्यादा ही बेकार लिख दिया हुआ तो एक मिनट। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो मैं डॉट में एक काम करता हूँ, मैं डॉट ना ब्लू से बना देता हूँ, तो क्या आपको पता चल जाए डिफरेंस। तो वही चलिए अगले बार से ध्यान रखते हैं। हाँ जी, तो मैंने जैसा बोल रहा था, जो वैलेंस शेल होता है यानी जो लास्ट शेल होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते ना। उसके सेकंड क्या बोल रहा है, हाँ जी, जो शेल उसके नेक्स्ट वीक में ये बाहर नहीं, क्योंकि ये लास्ट शेल है। बस इस शेल में ये जो शेल है ना, ये जो लास्ट सेकंड शेल होता है, जो लास्ट सेकंड शेल होता है वो, उसमें आप 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। चलो 18 में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया है। जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होते हैं, कहीं भी रिवॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ गिवन शेल टू कंप्लीट इटसेल्फ before another shell starts performing. As a rule, a new shell is formed as soon as the shell attains 8 electrons. इसका मतलब क्या है, देखिए स्टार्टिंग स्टेज होता है शेल का, तो शेल्स बन रहे होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि एक शेल बन गया, मतलब उसको जैसे हम पढ़ने वाले उसको जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए सेकंड शेल को होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मान लीजिए। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेगा तभी नया शेल फॉर्म होगा। एज अ रूल क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी देखिए जैसे क्या होता है, जो शेल्स होते हैं, देखिए जैसे किसी शेल्स में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में 32, किसी मतलब यू नो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम टेक आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर जो आपको शेल उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको जब उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तभी नया शेल बने, नहीं। जब उस शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तभी दूसरा शेल स्टार्ट फॉर्म होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसको पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिले, सॉरी। An atom becomes stable, that is, stops reacting with other elements when its outermost shell has 8 electrons, it has only one shell containing 2 electrons. Now, जैसे एटम जो रहता है स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेबल इन द सेंस जब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, केमिकल्स करना प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जब उसके बाद सब इलेक्ट्रॉन्स तब शेल आ जाते हैं, तब। क्योंकि जब उसके पास स्टेबल वो कब होता है, कब रिएक्ट करना बंद करता है, जब उसके पास लास्ट शेल में सिर्फ 8 माफ करिएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, ठीक है। कोई हम आगे पढ़ना है कि जो एक दूसरे से मेटल से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो विद देयर वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन उसी समय खत्म हो जाता है जब जो एटम रहता है उसके वैलेंस शेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। या फिर कोई एटम है जिसके पास सिर्फ एक ही शेल है, ठीक है, एक ही शेल है जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इट इज स्टिल स्टेबल, ओके। ये हम आगे देखने वाले हैं सर। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन अब हम देखते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हम पहले 4 शेल का देखते हैं। पहले 4 शेल को हम क्या बोलते हैं भाई, KLMN से हम इनको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। पहले 4 शेल्स को, तो पहला KLMN, ठीक है। सर नाम बुक छोड़ दीजिए, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। के होता है सबसे पहला वाला, ये होगा के शेल, ये हो गया एल, सेकंड वाला एल हो गया, थर्ड सॉरी पहला वाला ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा मैंने 4 ही शेल्स बनाया क्या? हाँ जी, तो सॉरी मैंने 4 ही शेल्स बनाया, मुझे लगा 5 बना दिया हूँ। तो ये देखिए के फर्स्ट वाला, सेकंड हो गया एल, थर्ड हो गया एम, लास्ट हो गया एन, ठीक है। KLMN, तो हम देखते हैं के का नंबर क्या है, ये क्या है, ये कौन सा फर्स्ट शेल है, ठीक है। एल का क्या है, सेकंड शेल है। एम का क्या है, थर्ड शेल है। एन का क्या है, फोर्थ शेल। अब बस ये नंबर ऑफ शेल, एन की वैल्यू क्या रहती है, नंबर ऑफ शेल, इसको लगा दीजिए। तो के में 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 into 1 square is equal to 2। इसमें कितने शेल्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 शेल्स होते हैं। एल में 2 into 2 square विच इज कितना हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 4 से 8 शेल्स हो सकते हैं, ठीक है। एम में कितने 3 होते हैं, 2 into 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है भाई, 2 9 जा 18। नाउ एन में कितने नंबर क्या है, 4। 2 into 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 विच इज 32। तो बस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने जो अभी बनाया देखिए, इसमें मैंने कुछ शेल्स ड्रॉ नहीं किए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं किए। तो के शेल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 8 में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में 18 होने चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 18 ड्रॉ कर दिए। लास्ट में यहाँ पे क्या बोले, 32। जब मैंने कितने ड्रॉ किया भाई, 8। कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे बहुत टाइम आता, पहले आता था यार। चलिए मैं बताता हूँ क्या चीज है। कोई भी जो एटम होता है उसका लास्ट शेल आप छोड़ दीजिए, कितने नंबर एकदम उसके लास्ट शेल में उसके कितने पास नंबर, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन उसका लास्ट शेल होता है एक्सेप्ट फ्यू केसेस विच इन हाइड्रोजन एंड ऑल विल सी, उनके पास जो लास्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये कब तक, ये वाला जो रूल है ये कब तक फॉलो होता है भाई, कब तक फॉलो होता है, आपके लास्ट सेकंड शेल तक ये फॉलो होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये रूल इसका आगे भी रहता है, ये लास्ट सेकंड शेल तक फॉलो होता है। बस
लेकिन लास्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, देन ओनली इट कैन बी स्टेबल। बस ये आपको इतना याद रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, डीप का हम बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। तो बस यही था हमारा ये क्या एक स्टेबल एटम है, ठीक है। पूरे ये आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सके, लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा एक स्टेबल एटम की ड्राइंग है, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर। पहले ये मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, फिर हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, आपको लिखते जाना है, बिकॉज राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स आपके बढ़ेंगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं है। चलिए एक और लिख लीजिए, इन एन एटम, बस काफी रहेगा इतना, ठीक है। ये होगा, as an atom is electrically neutral, therefore the number of electrons revolving around the nucleus is equal to the atomic number. The atomic number is represented on the left hand side of the symbol of the element in subscript. For example, 13 here is represents the following information जो हम देखते हैं। पहली बात, पिछला वीडियो याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो पहला, इसमें आप डीप में तो जाऊंगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। सॉरी हाँ, पहली बात, एक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल होता है, मैंने बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये होता है, यानी अगर प्रोटॉन्स का कुछ मान लीजिए एक्स नंबर है, और वो क्या है, एटम क्या है, पर्टिकुलर एटम स्टेबल है, तो ऑब्वियसली उसके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स होंगे, बस ये नेगेटिव हो गई होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये था। अब जो क्या बोलते हैं एटॉमिक, अरे यार सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है, वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, मान लीजिए हाँ, मैं कोई लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ विच इज एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, उसके ये आधा कर दिया, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट ये होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट किसके लिए होता है, एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मान एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13, सो यानी ये होगा 13, विच इज फाइनली ये हो जाएगा एयर सबस्क्रिप्ट 13, यानी ये हो गया एल्यूमिनियम हैज 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। अब इससे हमें कुछ 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जो हमें बेसिकली देखते ही पता चल जाते हैं, तब इसको हम रिकॉल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने पिछले वीडियो में देखा था, आई डोंट थिंक सो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, ओके। न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम हैज 13 प्रोटॉन्स, ओके। एटॉमिक नंबर वही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। द न्यूक्लियस के पास 13 प्रोटॉन्स, ओके। द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम हैज 13 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस जो है एल्यूमिनियम के, उसको 13 यूनिट्स है पॉजिटिव चार्ज के। लास्ट, देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एज इट इज अ स्टेबल एटम। बस आई डोंट थिंक मुझसे कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज है, सो आई विल जस्ट लीव इट टू यू। मैं सबको मिटा देता हूँ। मास नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार। मास नंबर, ठीक है। The total number of protons and neutrons present in a nucleus of an atom is called mass number or atomic mass, ठीक है। The number total क्या होता है, protons plus neutrons is equal to atomic mass, ठीक है।
ये होता है ना। एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं हम? जैसे ये क्या बोलते हैं यार, कोई भी आपके पास क्या बोलते हैं एक्स एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे, फिर वैसे ही यहाँ पे आता है सब, यहाँ पे आता है सुपर। अब यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए ये जो टोटल नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मेरे पास वाई है, ठीक है, तो मैंने आप लिख दिया वाई, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब इसमें मान लीजिए मेरे चलिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, यही है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं विच इज एल लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, इसका हम जानते हैं 13 एटॉमिक नंबर होते हैं, 27 इसके पास क्या है मास नंबर, ठीक है, तो ये है ना। इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर एल्यूमिनियम 27, ओके, वेरी बेसिक पॉइंट। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 27. The number of protons in the nucleus of aluminum is 13. Okay. The number of neutrons in the nucleus of aluminum is basic math से आ रही है, तो सबको पता ही होगा। अगर आपके पास 13 दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका दिया हुआ है, आपको न्यूट्रॉन्स निकालने, तो ऑब्वियसली जो आपको मास नंबर दिया हुआ है उसमें से आप एटॉमिक नंबर हटा दोगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। उसको क्या है 27 माइनस 13 विच गिव्स अस 40। इसका इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है वो है 14 है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर। बस यही है, ठीक है, आपको मास नंबर से एटॉमिक नंबर निकाल दो, आपको पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, बस दैट्स इट। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम, बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मैं कितना में इसको कंप्लीट करवाता, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये टर्म अच्छी तरह याद होनी चाहिए जो भी मैं बताया हूँ। सेकेंडरी मैं आपको नहीं चाहता आप प्रेशराइज करूँ, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है जो एकदम खाली माइंड से अच्छी तरह देख पढ़ा जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक वीडियो में मैं सिर्फ ये आपको ग्राफिक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, ठीक है, उसके अगले वीडियो, ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो का, उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे आइसोटोप्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हम देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना है। अगले वीडियो में ग्राफिकल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। सो टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन। मैं आपका कनिष्क प्रसाद साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।